मोतीलाल ओसवाल अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर नहीं? क्यों ये अंडर परफॉर्म कर रहा है और किन इन्वेस्टर्स के लिए अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बची हुई है? मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। आज करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की एनालिसिस। मोतीलाल ओसवाल ने लास्ट 5 सालों के अंदर 24.21% के सीएजीआर से रिटर्न्स दिए थे, लास्ट 3 सालों के अंदर 22.51 और इस साल के अंदर अराउंड सिर्फ 2.21% के आसपास के हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये मार्केट के अंदर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 साल के अंदर देखोगे तो जो बाजार है हमारा, वो बाजार ही कुछ खास करता हुआ नहीं दिखा। मतलब क्या है कि बाजार के अंदर ही मोमेंटम नहीं है तो आपके म्यूचुअल फंड एक्चुअली काम करेंगे कैसे? लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना पैसा तो बन नहीं रहा, लेकिन कॉम्पिटिटर्स जो हैं इस म्यूचुअल फंड के, उनका पैसा बनता जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पेयर्स की बात करूं, मतलब कॉम्पिटिशंस की, तो इसके मेनली 3-4 कॉम्पिटिशंस दिखते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि एचडीएफसी मिड हो गया, कोटक मिड कैप हो गया, निपॉन इंडिया मिड कैप हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन नेट ये 3 हम मान लेते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे ना, तो असली दुख शुरू यहां से होता है, क्योंकि एचडीएफसी मिड कैप ने बनाए 10.38% के रिटर्न्स लास्ट 1 साल के अंदर, कोटक ने बना दिए 8.49, वहीं पर निपॉन ने बना दिए 10.21% के, और ये वाला जो मिड कैप है भाई, ये तो बर्बाद ही हो गया ऑलमोस्ट, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, 2.21% के रिटर्न्स बने हैं। लेकिन अगर आप 3 सालों लाइव सीएजीआर देखोगे तो पिक्चर थोड़ी सी अलग दिखती है। इसने हर एक कैटेगरी में बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स को पिछाड़ दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 1 साल के हिसाब से तो भाई ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं स्कीम की बात करूं तो स्कीम में भी ये सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं, जो कि 0.59% के आसपास, और उसके बाद भी नहीं चल रहा, उसके बाद भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। एयूएम इन सब में सबसे कम हमें देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का। तो यहां पर भी दिक्कत है कि भाई एयूएम नहीं बढ़ रहा, और यहां पे ऑब्वियस रीजन है, जब म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स देता है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स यहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म करने लगता है ना, गिरने लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं यार कि यहां से निकलते कहीं और जाते हैं, जो कि सही भी है और गलत भी है। कैसे, ये भी बताने वाला हूं मैं। लेकिन याद रखना, कुछ टाइम पहले पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में ऑल टाइम हाई का इनफ्लो देखने को मिला, और आज की डेट के अंदर इंडिया का जो सबसे बड़ा एयूएम होल्ड करता है वो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। लेकिन जब अभी गिरना शुरू हुआ तो वहां पर भी हमें सेल ऑफ देखने को मिला है, राइट? तो ये चीज होती है, ये नॉर्मल है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें ना, तो यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। अदर्स में 16% पैसा डाला है, फाइनेंस कैटेगरी के अंदर 14%, आईटी के अंदर 10.33%, और कुछ टाइम पहले तक आईटी सर्विसेज के अंदर 30% से ज्यादा पैसा डाला हुआ था, जो इनके लिए बैकफायर कर गया है। और यही चीज इनके पोर्टफोलियो में भी देखने को मिलती है। ध्यान से देखना, अब यहां पे इनके जो टॉप 10 पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से? कल्याण ज्वेलर्स, वन कम्युनिकेशन, इटर्नल, कोफोर्ज, आदित्य बिरला, केईआई। और सिर्फ यही नहीं, आप वेटेज देखो, यहां पे जो होल्डिंग का वेटेज है वो देखो, 10%, अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास कल्याण ज्वेलर्स में है, वन कम्युनिकेशन में 8%, पेटीएम की बात हो रही है, 6% जोमैटो में है, न्यू एज कंपनी, कोफोर्ज के अंदर है 5.5%, आदित्य बिरला में 5.5%। अगर आप नेट ऊपर के सिर्फ 10-12 कंपनी को कैलकुलेट करोगे, 50% तक की जो होल्डिंग है वो ऊपर की 10 से 15 कंपनीज के अंदर ही हमें देखने को मिल जाती है। मतलब क्या है, पूरा एयूएम कॉन्सेंट्रेटेड है। ये आप किसी एक नॉर्मल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इतना कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली नहीं होता, 50 कंपनियां 60 कंपनियां तक होती है। क्यों होती है अब इसको समझो। सपोज करो यहां पे कल्याण ज्वेलर्स में 10% की होल्डिंग है। अब कल्याण ज्वेलर्स के साथ क्या हुआ, आप इसको देखो। कल्याण ज्वेलर्स के साथ लास्ट 1 साल के अंदर क्या हमें देखने को मिला? कल्याण ज्वेलर्स अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब क्रैश हो गया था 35% के आसपास। अब रिकवरी आई है यहां पे, ठीक है, कितने? अराउंड 80% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिली है। सेम चीज अगर मैं वन कम्युनिकेशन की बात करूं, यहां पे पेटीएम जिसकी बात कर रहे हैं हम, यहां पर आप देखोगे क्या हुआ, यहां पर भी एक क्रैश है, अब रिकवरी आ रही है। अब अगर मैं और पुरानी बात करूं, इटर्नल जिसको हम जोमैटो कहते हैं, यहां पर लास्ट 1 साल के अंदर क्या हुआ? लास्ट 1 साल के अंदर यहां पे क्रैश आया, अब रिकवरी आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि जो जहां पे इनका कॉन्सेंट्रेशन है टॉप कंपनीज के अंदर, वो तो गिरते ही चले गए। डिक्सन भी इनके पोर्टफोलियो में हुआ करता था, जो कि आज की डेट के अंदर नहीं है। तो यहां पे एक चीज हमें समझ आ जाती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रहा, ये एक रिस्क है। दूसरी चीज, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में आपको रिस्क देखने को मिलता है। मतलब अगर स्टार्टिंग की इनकी 10 कंपनियां अच्छा ना करें, 10 कंपनियां 30% 40% क्रैश हो जाए, तो ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है।
अगर आपको अभी यकीन नहीं हो रहा तो इसका नंबर देखो, हमने क्या देखा, पेटीएम, कल्याण ज्वेलर्स और इटर्नल ने रीसेंट रिकवरी दिखाई। अब रीसेंट क्या हुआ इनके पोर्टफोलियो में, रीसेंट रिकवरी देखो इनके पोर्टफोलियो की कितनी ज्यादा शार्प हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं इनके पेयर्स की बात करूं तो पेयर्स की जो रीसेंट रिकवरी है वो होगी, फॉर श्योर होगी, बट वो इतनी शानदार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके पास 3%, 2%, 1% स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग होती है नॉर्मली, है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन है, तो पोर्टफोलियो जब गिरता है तो कम गिरता है, वहीं पे जब चढ़ता है तो कम चढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क भी यही होता है जो कि मोतीलाल का है, कि जब गिरता है तो ज्यादा गिरता है और जब चढ़ता है तो ज्यादा चढ़ता है। सो ये एक जेनरिक म्यूचुअल फंड नहीं है जो कि आप निपॉन इंडिया का मान रहे हो या फिर टाटा स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड मान रहे हो। ये वैसा म्यूचुअल फंड नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट वाला म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप यहां पे सोच रहे हो कि डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है और यही रिस्क है। अब यहां पे ये म्यूचुअल फंड किसके लिए है ये जान लेते हैं, ताकि एक सही डिसीजन बना पाओ। देखो जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपने आप में रिलेटिवली हाई रिस्क होते हैं। इक्विटी वैसे भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है क्योंकि मार्केट कंडीशन से लिंक होता है। मिड कैप ऑलमोस्ट थोड़ी ज्यादा रिस्क की कैटेगरी में आता है, और मिड कैप के अंदर भी कॉन्सेंट्रेटेड मिड कैप म्यूचुअल फंड, तो ये हम रिस्कीएस्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला म्यूचुअल फंड है। तो अगर किसी को करेक्शन से डर नहीं लगता तो मेरे ख्याल से ये म्यूचुअल फंड ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की किसके लिए होने वाला है, देखो जो कॉन्सेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 2 साल 3 साल 4 साल नहीं चलते, क्योंकि उनके अंदर के जो वैल्यूएशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके होते हैं। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो एक XYZ नाम की कंपनी है, वो कंपनी पिछले 5 साल से भाग रही है। अब 5 साल से भागने के बाद ये होता है कि वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई और ऑल ऑफ द सडन जो रेवेन्यूज हैं वो थोड़े से गिर गए। तो उस कंपनी के अंदर, जो कंपनी लास्ट 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा भाग चुकी है, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है 30% 40% का। अब जब 30-40% का करेक्शन देखने को मिलेगा तो जो म्यूचुअल फंड उसके अंदर बड़ी होल्डिंग लेकर के बैठा है उसके अंदर भी 30-40% का करेक्शन देखने को मिलेगा। और यही चीज होती है क्योंकि एक कंपनी बहुत ज्यादा भाग चुकी है, और कोई भी कंपनी लगातार एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्रोथ सेल्स को टारगेट लगातार नहीं कर सकती, क्योंकि एक कंपनी मिड कैप की है तो वो कंपनी ग्रो कर रही 20% से, लेकिन जब वो थोड़ी लार्ज कैप की हो गई तो वो 20% से शायद ना ग्रो कर पाए, क्योंकि 20% से ग्रो करने के लिए और बड़े बड़े क्लाइंट्स चाहिए उन्हें, तो हो सकता है वो 18% से ग्रो कर पाए। तो जो वैल्यूएशन 20% के हिसाब से मिली हुई थी वो अब 18% के हिसाब से करेक्ट होगी, या तो प्राइस करेक्शन होगा या फिर वो कंपनी कंसोलिडेशन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और इसी वजह से इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमें यही मेन इशू देखने को मिल रहा है कि यहां पे जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा रैली दे चुकी हैं। कल्याण ज्वेलर एक हाई पी वाली कंपनी है, वन कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कंपनी है, इटर्नल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कंपनी है, जिस वजह से वैल्यूएशन ज्यादा है। मार्केट के अंदर जब वैल्यूएशन हाई है और ग्रोथ खत्म है, इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ 8-9 की आ रही थी वो तो कम हो गई है ना, तो जो ग्रोथ कंपनी है वो करेक्ट करती है। और इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखो, सारी ग्रोथ कंपनियां इनके पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं जब इंडियन मार्केट ने कुछ खास नहीं करा है, और देखा गया हिस्टोरिकली कि 2 साल के बाद जो इंडियन मार्केट है वो अच्छी रैली में आती है। तो अगर जब रैली शुरू होगी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, जो मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आ सकता है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। किनके लिए ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको रिस्क से डर लगता है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो मार्केट से ऊपर ही रहे या मार्केट के आसपास रहे, तो निपॉन इंडिया मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेटर होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए, ऐसा मेरा मानना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, कई बार ना हमारे पास एक दिक्कत ये आती है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, बट 2 साल 3 साल 4 साल बाजार नहीं चलता, तो हम ना सोचते हैं कि नहीं यार नहीं होने वाला, अब ना काम खराब हो गया, अब हमें बेच के आगे जाना है। और कहीं ना कहीं ये चीज सही है, लेकिन हमें ये चीज बताता कोई नहीं है। एग्जांपल के तौर पे आपने पीटर लिंच का नाम सुना होगा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजर्स की कैटेगरी में आते हैं। वो कहते हैं कि जब भी प्राइस ऊपर है या नीचे, उसके पीछे क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। बात ठीक है, वन ऑफ द लेजेंडरी इन्वेस्टर्स में से आते हैं, मेरे को काफी पसंद है, काफी सारे लोग उनको प्रेस करते हैं, काफी सारे लोग उनकी इन्वेस्टिंग थीसिस को फॉलो करते हैं। लेकिन एक और इन्वेस्टर हैं जिनके बारे में मैंने रिसेंटली पढ़ना शुरू किया, काफी पॉपुलर भी नहीं है ये, लेकिन उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। उनका नाम है मार्क माइनरविनी। अब जो मार्क माइनरविनी है वो हैं कौन? वो एक अमेरिकन स्टॉक ट्रेडर हैं,
और वो मल्टी टाइम चैंपियन रहे हैं यूएस की इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप के अंदर, जहां पर उनको 30 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस रहा है और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करी। जैसे यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप के अंदर 1997 में उन्होंने 155% के रिटर्न्स निकाले, फिर उन्होंने 2021 के अंदर 334% के रिटर्न्स निकाले। ये इनकी कुछ अचीवमेंट्स रही हैं मार्क माइनरविनी की। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो मार्केट का चार्ट होता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर मैं इसको म्यूचुअल फंड के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूं तो आपने कई बार ये सुना होगा यार लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म मतलब एसआईपी करते रहो, ऊपर जाएगा बाजार हमारा, बात ठीक है, हम करते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आज की डेट में टाटा स्मॉल कैप भी है, मैं डाइवर्ट कर रहा हूं टॉपिक से टॉपिक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। टाटा स्मॉल कैप मान लो बहुत अच्छा चल रहा था एक टाइम पे, ठीक है, मेरे से किसी ने पूछा था टाटा वाला, इसलिए मुझे याद आ गया एकदम से। अब वो टाटा वाला चलना बंद हो गया, कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप, या तो एसआईपी करते रहो, ठीक है, क्योंकि भाई नीचे जा रहा है म्यूचुअल फंड तो सस्ते प्राइस पे एनएवी मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे मोतीलाल के साथ भी यही हुआ कि अगर आप डाउन साइड एसआईपी कर रहे होते लगातार लगातार लगातार, तो 21% का डिस्काउंट पे आप एसआईपी कर पा रहे होते और अभी रिकवरी में आपको काफी अच्छा बेनिफिट हुआ होता। एक तो तरीका ये है, सबसे आसान तरीका है मेरे हिसाब से, करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अगर आप मार्केट को ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकते या फिर मार्केट में ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका है हर्षद मेहता का, चाहे हर्षद मेहता कह लो, मार्क माइनरविनी कह लो, इनके एक ही चीज है। इनका कहना एक सिंपल सी बात है कि आपको मान लो पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपको पता है दो चीज है, एक चीज है कि कंपनी लगातार ग्रो करती रहेगी और मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि एक कंपनी भाग रही है, मैं उसके पीछे भागूं, मतलब एक कंपनी भाग रही है, मैं यहां पे इन्वेस्ट करूं, इसके भागने का पार्ट बनूं और जब गिरेगी तो मैं यहां से निकल जाऊं। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि अरे गिरेगी तो पता कैसे चलेगा, यहां पे प्रॉब्लम आती है स्टॉप लॉस की, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, अगर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, ट्रेडिंग का तो अलग ही हो जाता है। मान लो हमारा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, ठीक है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, मान लो वो 10% गिर गया, अगर हमारा म्यूचुअल फंड 15% 17% गिर गया, तो ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया हो गया, यहाँ पे हम एग्जिट करके निकल जाएंगे। हर मार्केट कंडीशन के अंदर ना एक म्यूचुअल फंड उस कैटेगरी का अच्छा कर रहा होता है, हम यहाँ से एग्जिट करके यहाँ घुस जाएंगे, मतलब इसकी रैली का पार्ट बन जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने कुछ टाइम में नोट करना शुरू करा वो ये है कि देखो जब कोई चीज़ चल रही होती है तो वो चलती रहती है 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए, और उसके बाद जो चीज़ गिर रही होती है वो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए गिरती रहती है। क्यों, मान लो एक घोड़ा है, वो लगातार लगातार भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ठीक है, तो अगर आप घोड़े के ऊपर बैठ जाओगे भागते हुए के, तो क्या होगा, आप उस घोड़े के साथ तेज भागोगे, लेकिन घोड़ा थकेगा भी, और जब थकेगा तो वो बैठ जाएगा एक जगह पे। वहीं पे जो दूसरा घोड़ा इसके पीछे भाग रहा था, अब उसका टाइम आएगा, वो उसके अंदर ताकत ज्यादा, तो वो ज्यादा भागेगा, तो इस घोड़े से कूद करके इस घोड़े पे बैठ जाओ, तो आप थोड़ी सी और आगे पहुंच जाओगे जब तक ये रेस्ट कर रहा है। जब ये वापस खड़ा होगा फिर इस पे कूद के बैठ जाओ। ये उनके लिए है जो कि काफी एक्टिव है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। और मार्क माइनरविनी हो गए, हर्षद मेहता हो गए, वो कहते हैं कि देखो जब भी मार्केट के अंदर थकावट आती है तो जो घोड़े भाग चुके होते हैं वो थकते हैं और नए घोड़े भागना शुरू करते हैं। इसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, जो मर्जी वो कह सकते हो। तो मार्क माइनरविनी के बारे में आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेना, अगर आपको जानना है कि मार्क माइनरविनी क्या कहते हैं, तो इनके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है, इसको डिटेल में देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। रही बात मोतीलाल ओसवाल की, मेरे ख्याल से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला म्यूचुअल फंड है, अभी भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लगता है। जब मार्केट में रैली आएगी मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स को भी। तो ये था इसका क्विक रिव्यू। अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।